खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। आज की हमारी वीडियो का मौजू है गोत्र सिस्टम और जाति सिस्टम। तो भाइयों, मैंने बहुत पहले जवानी में एक राजेश खन्ना की फिल्म देखी थी। उसके अंदर राजेश खन्ना कहता है कि जहां मैं आज खड़ा हूं वहां कल कोई और था, यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इसी तरह इतिहास के अंदर भी दौर चलते रहते हैं, कभी किसी का दौर कभी किसी का दौर। आज के समाज के अंदर जाति पाति का दौर है। ये जाति पाति हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत से भाई पूछते हैं कि गुरुजी ये कहां से आया जाति सिस्टम और गोत्र सिस्टम। आज हम इसी के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पहले बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि सबसे पहले आदि मानव जंगलों के अंदर रहता था और वो शिकार करके अपना गुजारा करता था। औरत और आदमी दोनों शिकार के लिए जाते थे, लेकिन कहते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बट ट्यूशन फीस वेरी हाई। तजर्बा जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसकी फीस बहुत ऊंची है। तो उसने देखा कि कई बार जो नहीं शिकारी खुद शिकार हो जाता था, वो शिकार करने के लिए जाते थे लेकिन जंगली जानवर उनका ही शिकार कर देते थे। डार्विन कहता है कि हर जीव के अंदर ये नेचुरल इंस्टिक्ट है, ये भावना है उसकी कि उसका जो नहीं वंश ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसी प्रकार से ये आदमी के अंदर भी ये उसके अंदर ये गुण है, वह भी अपने कबीले को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है। लेकिन आदमी ने अनुभव किया कि अगर एक कबीले के अंदर 100 और आदमी हैं और 50 औरतें हैं तो एक साल के अंदर 50 ही बच्चे पैदा होंगे। और अगर 100 औरतें हैं और 50 आदमी हैं तो 100 औरतें एक साल में 100 बच्चे पैदा कर सकती हैं। इसलिए उसको ये समझ में आ गया कि आदमी की बजाय वंश को बढ़ाने के लिए औरत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उसने औरत को थोड़ी सेफ साइड दे दी और खुद आगे चलने लगा। तो इस तरह से जो नहीं फिर उसने कुत्ते को पालतू जानवर बना लिया। आज भी ईरान के अंदर कुत्ते को जो नहीं वो पवित्र, एक अच्छा पवित्र जानवर समझा जाता है। और ये जो पारसी भाई है हमारे, जो राष्ट्र धर्म को मानने वाले, वो जो नहीं कुत्ते को मारते नहीं। ईरान और नॉर्थ इंडिया के अंदर आज भी कुत्ते का मीट नहीं खाया जाता। फिर उसने गाय को पालतू बनाया। जब उसने गाय को पालतू बना लिया तो पेस्टोरल पीरियड आ गया, पशुपालन आ गया समाज के अंदर। गाय के बछड़ों से उसने हल चलाना सीखा तो खेती आ गया। ये खेती जो नहीं तारीख के अंदर लिखा है लगभग 8000 BC पहले आया है। लगभग 10 BC मतलब 10,000 साल पहले आदमी ने खेती करना शुरू कर दिया। अब उसका जीवन थोड़ा सुरक्षित हो गया और वो जो है नहीं उसे वो प्रकृति की पूजा करने लगा। क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी जंगल में आग लग जाती थी, कभी आदमी को सांप काट लेता था, कभी आकाश से बिजली गिर जाती थी। इसलिए उसने प्रकृति की पूजा शुरू कर दी। जैसे वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य और इंद्र वर्षा का देवता और वरुण, ये उसके देवता थे। ऐसा ऋग्वेद के अंदर लिखा है। ऋग्वेद जो है नी लगभग 4000 साल पहले जो नी श्री राम वर्मा अपनी किताब द थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखता है कि हरियाणा के अंदर एक सरस्वती नदी बहती थी और ये 1950 BC पहले लुप्त हो गई, यानी लगभग 4000 साल पहले लुप्त हो गई। और उसी के किनारे पर वेद लिखे गए थे। और यमुना नदी और सतलुज नदी के बीच के इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और ऋग्वेद जो नहीं हिंदुस्तान की, लोग तो दुनिया कह देते हैं सबसे पुरानी किताब है। तो ऋग्वेद के अंदर बार बार जो है गोत्र कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये गोत्र शब्द ऋग्वेद के अंदर जो है नी ये कहते हैं गौओं का झुंड या गौओं के बाड़े के लिए प्रयोग किया जाता था। ये जो नहीं द वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. वासन की किताब है। इसके अंदर पेज नंबर 119 से लेकर 167 तक लगभग 50 पेज जो नहीं वो गोत्र और जाति के बारे में दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जैसे ये रहा गोत्रा एंड परिवार, तो इसके अंदर जो नहीं वो साफ शब्दों में लिखता है कि ऋग्वेद के अंदर ये कम से कम जो है नहीं वो वंश के लिए या कबीले के लिए जो नहीं गोत्र का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि ये पशुओं के लिए किया गया है। इसी प्रकार जो नहीं ये D.D. कोसाम्बी जो नहीं भारत के बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे, इसने भी जो नहीं लगभग 80 पेज नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर जो है नहीं वो 119 से लेकर
पेज नंबर 98 से लेकर और 178 तक 80 पेज जो नि जाति और गोत्र के ऊपर लिखे हैं। ये बहुत बड़ा इंडियन हिस्टोरियन है। इसी तरह से जो नि खाप पंचायत लिखी है D.R. चौधरी ने किताब, उसके अंदर भी जो नि गोत्र और खाप के बारे में लिखा गया है। ये पंजाब के बारे में दी पंजाब कास्ट, ये किताब है डेंजली बिटसन की। वो ICS ऑफिसर था करनाल के अंदर। उसने 1881 के अंदर पंजाब की गणना की थी। उस समय जो नि पाकिस्तान का पंजाब, हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इकट्ठा था। इसके बारे में भी जाति और गोत्रों के बारे में लिखा गया है। और जो नि राजपूतों के गोत्रों और वंशों के बारे में ये जेम्स टोड की किताब है द अनाल्स एंड एंटिक्स ऑफ राजस्थान, इसके अंदर भी लिखा गया है। हमने आज की वीडियो का सारा मटेरियल यहीं से लिया है। अब हम आते हैं कि ये गोत्र सिस्टम आया कहाँ से। जब आदमी ने पूजा करने शुरू कर दी, समाज के सभी आदमी पूजा करते थे, लेकिन कुछ आदमी उनमें एक्सपर्ट हो गए पूजा करने के अंदर। जो पूजा करने में एक्सपर्ट हो गए, उनसे दूसरे लोग भी हवन करवाने लगे, तो उनको ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण मैंने ज्ञानी, विद्वान। और इस तरह से उनका एक समाज में कुछ लोगों का हवन करने का, पूजा करने का एक धंधा बन गया। दूसरे लोग भी उनसे करवाने लगे, उनको ब्राह्मण कहा गया। इसलिए पहले आई ब्राह्मण जाति। इसको डेवलपमेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कह सकते हैं। तो फिर जो नहीं उसे पशुओं की रखवाली के लिए भी या दूसरे जंगली जानवर उसके कबीले के ऊपर अटैक ना कर दें, रात के अंदर कुछ लोगों को डिफेंस का काम दिया गया, वो अक्षत्रिय कहलाए। कुछ लोगों को उन्हें खेती और व्यापार, बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, वो वैश्य कहलाए। और कुछ लोग जो नहीं उनके लेबर का काम करते थे, वो सहायक होते थे, जैसे आदि का सहायक पाली होता है, उनको शूद्र कहा गया। लेकिन मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, ऋग्वेद के अंदर शूद्र शब्द केवल एक बार प्रयोग हुआ है और वो जाति या कबीले के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिस्टोरियन अंदाजा लगाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शूद्र जोनी शायद उन लोगों को कहा गया जो आर्य नहीं थे, यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन ये अंदाजा है, ऋग्वेद के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फिर जब वो एक वर्ग हो गया पूजा करने वाला पुरोहित वर्ग, तो उन्होंने अपने 7 जोनी ऋषियों के नाम पर, अपने पुरखों के, वो उनके पुरखे थे, उन्होंने अपने गोत्र रख लिए 7 के, बल्कि एक 8वां ऋषि भी था, अगस्त ऋषि, जो साउथ इंडिया के अंदर विंध्याचल पर्वत के पार इस गोत्र इंस्टीट्यूशन को लेके गया। तो ये 7 ऋषि थे। जमदांगिनी ऋषि था, भारद्वाज था, गौतम था, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, और 8वां जो था अगस्त्य ऋषि था, जो साउथ इंडिया के अंदर इस गोत्र सिस्टम को लेके गया। D.D. कोसाम्बी अपनी किताब में पेज नंबर 112 पर साफ लिखता है, ब्राह्मण इज एक्चुअली सेपरेटेड फ्रॉम अदर प्रीस्ट। ब्राह्मण वो बने जो दूसरे पुरोहितों से, प्रीस्ट से, पूजा करने वालों से थोड़ा अलग कर दिए गए, जानी और ज़्यादा जो विद्वान आदमी थे। इस तरह से एक ब्राह्मण जाति बन गई और जातियों का ये प्रोसेस लगातार बढ़ता गया। आगे चलकर धंधों के आधार पर जातियां बन गई आई। तो D.R. चौधरी अपनी किताब खाप पंचायत चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 29 पर लिखते हैं कि गोत्र शब्द गो क्षेत्र से बना है। D.D. कोसाम्बी लिखते हैं कि गोत्र शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है और उसका अर्थ है हर्ड ऑफ काउज या पैन ऑफ कैटल्स, यानी पशुओं का बाड़ा या पशुओं का झुंड। इसी प्रकार से एल बासम भी अपनी किताब जो मैंने दिखाई द वंडर दैट वाज इंडिया में इस बात की पुष्टि करते हैं कि गोत्र शब्द ऋग्वेद में गौओं के बाड़े या गाय के झुंड के लिए प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान के अंदर गोत्र और जाति जो नहीं वो बाई बर्थ है। आप अपने धर्म को तो बदल सकते हैं, जैसे आप अपने कमीज को बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी जाति और गोत्र को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए एक ही गोत्र के जो भाई बहन थे, उनको एक ही गोत्र के लोगों को भाई और बहन समझा गया और उनके अंदर जो नहीं विवाह करना बंद कर दिया गया कि ये एक ही कबीले के आदमी दूसरे कबीले में जो नहीं वो विवाह करना लोगों ने शुरू कर दिया। और जो दूसरे कबीले के भी लोग थे, फिर जो नहीं शादी सिस्टम के अंदर श्वेत केतु ने ये मैरिज सिस्टम शुरू किया। माँ का गोत्र और दादी का गोत्र, नानी का गोत्र भी छोड़ना शुरू कर दिया। और क्योंकि इनके ब्राह्मण लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी
हवन में अग्नि आहुति डालना शुरू कर दिया। इसलिए ये वो परिवार कहा गया शुरू में इसको, माँ का गोत्र, माँ का परिवार, दादी का परिवार, नानी का परिवार, खुद का परिवार, इसे एक परिवार कहा गया। इसलिए शादी के अंदर ये गोत्र सिस्टम छोड़ना शुरू हो गया। तो आगे जो है हम कहते हैं गोत्र आया कहाँ से, तो ये गोत्र सबसे पहले तो पुरखों के नाम पर आया। जैसे हमने बताया भाई 7 ऋषियों के नाम पर ब्राह्मणों ने जो नहीं वो अपना गोत्र रख लिए, और ऋषियों के नाम मैंने बता दिए थे, ऋषि जमदांगिनी, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य। और इनकी देखा देखी जो पुरोहित का काम करते थे कुछ वैश्यों ने और क्षत्रियों ने भी अपने पुरोहितों के नाम पर ही जो नहीं अपने गोत्र रख लिए। जो पुरोहितों के गोत्र थे वही उन्होंने धारण कर लिए। जैसे अत्रि गोत्र जो नहीं वो जाटों में भी पाया जाता है, और अत्रि गोत्र ब्राह्मणों का मुख्य गोत्र है। गौतम गोत्र ब्राह्मणों का भी है, और मेरा एक दोस्त गौतम डॉक्टर, उसकी जाति जोगी है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पुरोहितों के नाम पर जो ने कुछ गोत्र रख लिए थे। ब्राह्मणों की देखा देखी अक्षत्रियों और वैश्यों ने भी अपने पुरखों के नाम पर गोत्र लिखना शुरू कर दिया। जैसे महाराजा अग्रसेन के नाम पर उसके वंशज अग्रवाल लिखने लगे। कुछ अक्षत्रियों और वैश्यों ने भी अपने पुरोहितों वाले गोत्री अपना लिए। जैसे अत्रि गोत्र ब्राह्मणों का भी है और जाटों का भी है। राजपूतों के भी कुछ गोत्र ऐसे हैं जो उन्होंने अपने पुरखों के आधार पर रखे हैं, जैसे कुंपावत, चरणावत, चंपावत इत्यादि। ठीक इसी प्रकार अन्य जाति के लोगों ने भी अपनी जाति के महापुरुषों के नाम पर अपने अपने गोत्र रख लिए। कुछ गोत्र जो नहीं इस तरह पहले तो गोत्र लिखे आए पुरखों के नाम पर। कोई किसी कबीले का कोई योद्धा होता था या महान आदमी होता था, योग्य आदमी तो था, उसके नाम पर कबीला अपना गोत्र रख लेता था। स्थानों के नाम पर भी गोत्र रखे गए। जैसे सबसे पहले गोत्र का जिक्र जो नहीं मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। कुछ गोत्र जगह या गांव या शहर के नाम पर भी रखे गए हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड अपनी किताब द अनाल्ज, ये है कर्नल जेम्स टोड, ये किताब है उनकी। कर्नल जेम्स टोड अपनी किताब अनाल्स एंड एटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 71 पर लिखता है कि महाराणा प्रताप का गोत्र, ये साफ शब्दों में लिखा हुआ जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, कि महाराणा प्रताप का गोत्र गहलोत था, परंतु उसके एक पुरखे रहूप ने नाम के पुरखे ने सिसोदा नामक गांव बसाया। इस सिसोदा के नाम पर भी महाराणा प्रताप के पुरखों को सिसोदिया कहा जाने लगा। आगे चलकर गहलोत गोत्र से भी 24 गोत्र और निकल गई। राय बहादुर मुंशी हरपाल सिंह अपनी रिपोर्ट मर्दम शुमारी राज मारवाड़ 1891 में लिखते हैं कि राजपूतों के कुछ गोत्र स्थान के नाम पर भी रखे गए हैं, जैसे हाड़ा, सोंगड़ा, उजावल इत्यादि। वे इसी रिपोर्ट में यह भी लिखते हैं कि राजपूतों ने अपने कुछ गोत्र अपने प्रसिद्ध पुरखों के नाम पर भी रखे हैं, जैसे कंपावत, चरणावत और चंपावत इत्यादि। जाटों के भी अनेक गोत्र भी राजस्थान में उनके गांव के नाम पर बने हैं, जैसे मुंडाले, जलवानिया, डुगोलिया, अंडाना। ये जाटों के गोत्र हैं जो उनके गांव के ऊपर रखे गए हैं। आज भी जो है नी बहुत से लोग अपने गांव का नाम लिखते हैं अपने गोत्र के स्थान पर। जैसे हरियाणा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश जी चौटाला, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका गोत्र सियाग है, लेकिन वो अपना गांव का नाम चौटाला अपने नाम के आगे लिखते थे। इसी प्रकार से प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब तो चौटाला साहब भी और बादल साहब भी भगवान को प्यारे हो गए। उनका गोत्र, बादल साहब का गोत्र जोनी ढिल्लो था, वो जाति से जाट थे, लेकिन उनके गांव का नाम बादल था। वो अपने नाम के आगे अपना गांव का नाम लिखते थे, प्रकाश सिंह बादल। इसी प्रकार जो है कैरो प्रताप जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कैरो प्रताप का भी गोत्र ढिल्लो था, उनकी जाति जाट थी, लेकिन वो भी अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम कैरो लगाते थे। तो इससे ये सिद्ध होता स्थानों के नाम पर भी जो गोत्र बने हैं। इसी प्रकार से कुछ गोत्र उपाधियों के नाम पर, टाइटल के नाम के ऊपर बने हैं। राजा महाराजा अपने राज्य में योग्य व्यक्तियों को टाइटल या उपाधि प्रदान करते थे।
विशेषकर मुस्लिम बादशाहों ने अपनी सेना के चीफ्स को उपाधियां प्रदान की और इन उपाधियों के आधार पर भी गोत्र बन गए, जैसे राय, राणा, रावत, ये टाइटल हैं। इसी तरह की उपाधि विशेषकर तुर्क बादशाह अपने दिन छोटे राजाओं को देते थे। D.R. चौधरी अपनी किताब खाप पंचायत में, ये उनकी किताब खाप पंचायत, अपनी किताब खाप पंचायत में पेज नंबर 33 पर लिखते हैं कि मुस्लिम बादशाह विशेषकर मुगल बादशाह अपनी सेना की टुकड़ियों के सेनापतियों को मलिक का टाइटल दिया करते थे। समय के व्यतीत होने के साथ यह टाइटल ही गोत्र बन गया। जैसे मलिक अब जाटों का एक मुख्य गोत्र है और उनकी गठवाला खाप जाटों की एक मुख्य खाप है। मलिक गोत्र किसी पुरखे के नाम पर नहीं है, बल्कि मुगलों द्वारा दिए गए टाइटल के आधार पर ही रखा गया है। इसी प्रकार राणा भी मुस्लिम बादशाहों द्वारा दिया गया टाइटल है। मलिकों का भाईचारा और दैया की असनाई प्रसिद्ध है। गोती सो भाई और सब असनाई, ऐसा भी समाज के अंदर कहा जाता है। लेकिन कुछ गोत्र जोनी बनने के अन्य कारण भी थे। क्या कारण थे? यह सच है कि अपने कबीले के महान पुरुषों के आधार पर, स्थान के नाम पर और उपाधियों के आधार पर गोत्र बने, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ अन्य कारण भी हैं जिनसे गोत्र बने हैं। जैसे जिस ब्राह्मण को एक वेद का ज्ञान था उसे वेदी कहा गया, जिसे 2 वेद का ज्ञान था उसे द्विवेदी कहा गया, जिसे 3 वेद का ज्ञान था उसे त्रिवेदी कहा गया, और जिसे 4 वेद का ज्ञान था उसे चतुर्वेदी कहा गया। और ये ही जोनी ब्राह्मणों के गोत्र बन गए। इसी प्रकार से जोनी संपन्नता का आधार पशुओं की संख्या को माना गया था। अकॉर्डिंग टू D.D. कोसाम्बी, वेल्थ इज फर्स्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैटल। ये कोसाम्बी साहब की किताब मैंने आपको दिखाई थी, D.D. कोसाम्बी की। वो लिखते हैं कि शुरू में गायों के आधार पर संपन्नता को मापा गया और गौओं का स्वामी था उसे जोनी गोस्वामी कहा गया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास। और जिसके पास जितनी ज़्यादा पशु थे उसको उतनी ही ज़्यादा ज़मीन समाज ने दी, या ये समझो उसने उतनी ही ज़्यादा क्षेत्र पर पशु चराने के लिए कब्जा कर लिया। अब हम आते हैं जाति और गोत्र। एक ही जाति जो नहीं, ये बिल्कुल सच है कि जाति व्यवसाय के आधार पर बनी है। जैसे जो आदमी लोहे का काम करने लग गया लुहार बन गया, तेल निकालने का काम करने लग गया तेली बन गया, सोने का काम करने लग गया सुनार बन गया, कुंभ में नहीं होता घड़ा, मिट्टी के घड़े बनाने लग गया वो कुंभकार बन गया, कुंभकार से कुम्हार करने लगे। जो खेती बाड़ी करता, तो इस प्रकार धंधों के आधार पर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जाति व्यवसाय की पहचान और गोत्र कबीले की पहचान है। एक ही जाति में अनेक गोत्र पाए जाते हैं या एक ही गोत्र अनेक जातियों में पाया जाता है। D.R. चौधरी अपनी किताब खाप पंचायत में लिखते हैं कि बहुत से गोत्र ऐसे हैं जो कई कई जातियों में पाए जाते हैं, जैसे भट्टी और परिहार गोत्र राजपूतों में और दूसरी अन्य जातियों जैसे सैनी और कुमार में भी पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार दैया और सोलंकी जाटों के प्रमुख गोत्र हैं, परंतु ये गोत्र राजपूतों और अन्य जातियों में भी पाए जाते हैं। सुखबीर सिंह गहलोत अपनी किताब कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान में लिखते हैं कि ऐसा भी विश्वास किया जाता कि बहुत से राजपूतों ने मुस्लिम राजाओं की ज्यादतियों से बचने के लिए खेतीबाड़ी का धंधा अपना लिया और समय व्यतीत होने के साथ उन्हें जाट कहा जाने लगा, परंतु उनका गोत्र राजपूतों वाला ही रहा। राजपूतों के गोत्र न केवल जाटों से मिलते हैं बल्कि मुसलमानों में भी और अन्य छोटी समझी जाने वाली जातियों में भी मिलते हैं, जैसे मेघवाल, मेड़, गढ़सिया इत्यादि। मुंशी हरदयाल अपनी किताब दी कास्ट ऑफ मारवाड़ में लिखता है कि अनेक कारणों से अनेक लोगों को उनकी जाति से बाहर निकाल दिया जाता था और इस तरह के लोगों ने अपनी नई जाति बना ली, जबकि उन्होंने अपना गोत्र पुराने वाला ही रखा। उदाहरण के तौर पर यदि एक राजपूत यदि किसी ट्राइबल वोमन आदिवासी महिला से शादी कर लेता तो उसे जाति से बाहर निकाल देते थे। यदि राजपूतों में कोई विधवा से विवाह कर लेता या मर्द पशुओं के उठाने का धंधा करने लगता तो उसे भी जाति से बाहर निकाल देते थे। इस प्रकार एक नई जाति बन जाती थी और आदमी का गोत्र उसके साथ ही चला जाता था। अतः एक ही गोत्र अनेक जातियों के अंदर पाया जाता है। जैसे दैया गोत्र जाटों का एक प्रसिद्ध गोत्र और जिला सोनीपत के अंदर जाटों की दैया खाप एक प्रसिद्ध खाप है, परंतु दैया गोत्र अहिरों का भी है
हमारे तहसील आंसी के अंदर जमोड़ी गांव है, उसके अंदर दैया गोत्र के अहीर हैं। इसी प्रकार गांव मंगलपुट्ठी में जो भी आंसी तहसील आंसी के पास है, जो आंसी तहसील में है, दैया गोत्र के सैनी हैं। इसी प्रकार दैया गोत्र के जांगड़ा गांव किरमारा जिला हिसार में है। दैया गोत्र राजपूतों का भी एक मुख्य गोत्र है। दैया गोत्र चमार जाति में विभाजन गोत्र के जाट और जोगी मिर्जपुर गांव में है, और ढांडा गोत्र के चमार नारनौंद में रहते हैं। खंडेलवाल गोत्र ब्राह्मण और जांगड़ा दोनों में पाया जाता है। अत्री गोत्र के जाट भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। सिंगल गोत्र बनियों का गोत्र है, परंतु यह गोत्र जाटों का भी गोत्र है। बडेसरा गांव में सिंगल गोत्र के जाट हैं। तेलियों का और ब्राह्मणों का गोत्र दोनों का गोत्र निर्मल है। इससे यह सिद्ध होता कि हमारे एक ही कबीले के पुरखे एक थे। वी आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। हम सब एक ही बाड़े, एक कबीले के लोग एक ही बाड़े के बछड़े हुए हैं। इसलिए हम पर कैसे जाति एक व्यवसाय, इसलिए अतः हम निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाति एक व्यवसाय है जो काम के आधार पर बनी है, और गोत्र एक कबीला है जो भाईचारे का प्रतीक है। यहीं से गोती भाई टर्म बनी है, और एक गोत्र में विवाह नहीं होते, और समय समय पर समाज से मांग उठती है कि संविधान में संशोधन करके सरकार को समगोत्र विवाह पर रोक लगानी चाहिए। परिवार शवम का गोत्र, माँ का गोत्र, दादी का गोत्र, नानी का गोत्र एक परिवार समझा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों ने पूजा करने के समय इन गोत्रों के आधार पर भी हवन करते समय आहुति देना शुरू कर दिया। अतः इन्हें भी परिवार मान लिया गया, और माँ, दादी और नानी के गोत्र में भी विवाह करना निषेध कर दिया गया। शुरू में इसे ही परिवार कहते थे। अपाधर्म, लेकिन कुछ जोनी ऐसी भी इन ये नियम लागू भी नहीं होते, अपवाद है कुछ। जैसे ब्राह्मण एक जाति है, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को खेती करना मना किया गया है, क्योंकि खेती करने से कीड़े और मकोड़े जीव जंतु मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा के जितने भी गोड ब्राह्मण हैं सबके पास जमीन है और वो खेती करते हैं, तो इसलिए ये जरूरी ये कुछ अपवाद भी हैं ऐसे ही। जैसे त्यागी जाति है, ये डेंजली बिटसन अपनी किताब के अंदर त्यागी जाति के बारे में लिखता है कि त्यागी जोनी ब्राह्मणों से निकली हुई एक जाति है। जब ब्राह्मणों ने पुरोहित का काम छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने अपना पुरोहित का काम छोड़ने के कारण यानी त्याग दिया, वो त्यागी कहलाए और आज वो किसान हैं। तो इस प्रकार से नई नई जातियां बनती रहती हैं। जैसे सोरगर एक जाति है। सबसे पहले सोरा भारत के अंदर लड़ाई में तोपों और बारूद का प्रयोग पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में बाबर ने किया था, और जो उससे पहले तलवारों भालों से लड़ाई होती थी और तीरों से होती थी। फिर उसके बाद भारत हो सकता पहले भी निकाला जाता हो, लेकिन उसके बाद सोरा जोनी भारत में लार्ज स्केल पर निकाला जाने लगा और एक नई जाति बन गई सोरगर। हमारे आंसी के अंदर जॉर्ज थॉमस का राज था 1797 से 1801 तक, और वो जोनी आंसी के अंदर उत्तर प्रदेश से सोरगरों को ले आया था, और आंसी के अंदर तोपखाना था और बारूद बनाई जाती थी, और आज भी सोरगर मोहल्ला है। तो इस प्रकार जोनी जातियां, जैसे कोई 500 साल पुरानी जाति है सोरगर, तो जातियां समाज के अंदर ये जातियां बनने का प्रोसेस चलता रहता है। मेरा एक दोस्त है रतिया के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर था। वहाँ जोनी उस इलाके के अंदर बिहार से अनेक औरतें शादी करके ले आई हुई थी। मोल वो उनको पैसे में खरीद के ले आए थे। तो मैनेजर ने वो लोन लेने लगा, पूछा इनकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा मोल की, हम तो मोल ले आए थे। तो अनेक औरतों के नाम जाति जोनी बैंक के रिकॉर्ड में लोन में मोल की लिख दी गई। तो जातियों का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, जातियों बनने का। और गोत भी जो है वो व्यवसाय के आधार पर जातियां बनती रहती हैं, आज भी बनी हैं। इसी प्रकार से हम जो है लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये द वंडर दैट वाज इंडिया, एल बासम लिखता है, लेकिन मैं कहता हूँ द वंडर दैट इज इंडिया। आज भी भारत जो नहीं वंडर है, वंडर था नहीं। एल बासम तो कहता है इंडिया द वंडर दैट वाज इंडिया, लेकिन मैं कहता हूँ द वंडर दैट इज इंडिया क्यों है? क्योंकि एक अंग्रेज लिखता है कि जब हम भारत के अंदर आए तो यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे थे, और हम 1947 के अंदर भारत को, हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए। इन लोगों को लड़ते हुए ही छोड़ आए।
हर जाति का ये प्रोसेस रहता है कि वो दूसरी जाति को अपने से नीची दिखाए, दूसरी जाति को दबाए। आज जोनी अनटचेबिलिटी तो खत्म होगी, लेकिन इस जाति पाति के खंडरात आज भी समाज में बाकी हैं। जैसे एक ब्राह्मण जाट को हुक्का नहीं पिलाता, जाट चमार को हुक्का नहीं पिलाता, जाट और चमार वाल्मीकि को हुक्का नहीं पिलाता, वाल्मीकि भी अपने से नीची जातियां ढूंढ लेता है। तो ये एक बड़ा वंडर है और हमने सारा ताकत इस बात पे लगा दी, हम अपने आप को सुपर दिखाएं और दूसरे को छोटा दिखाएं, और इसी वजह से हम 800 साल गुलाम रहे हैं। और इसीलिए अंग्रेज कहता है कि यहाँ के लोगों की जो फितरत है लड़ना। एक छोटा उदाहरण मैं और देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के ऊपर जो नेहरू जी ने भी दस्तक कर दिए, जिन्ना ने कर दिए, और अंग्रेजों ने भी दस्तक कर दिए, माउंटबेटन ने भी दस्तक कर दिए, पाकिस्तान भी बन गया। लेकिन 14 अगस्त और 31 दिसंबर 1947 के बीच में फिर 10 लाख लोग आपस में कटकर मर गए। तो इसका फैसला आप ही करेंगे, ये हमारी समझदारी है। मैं तो यही कहता हूँ, इस जाति पाति ने, इस धर्म ने, इस गोत्र सिस्टम ने हमारा नुकसान ज़्यादा किया है, फायदा कम किया है। जैसे हम 1857 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब हरियाणा के हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आती है 80 में असनगढ़ बस गया। ये असनगढ़ कैसे बसा था? जिला रोहतक का डीसी लोच था, उसको मार पीट के भगा दिया, और वो जो नहीं दिल्ली तक पैदल गया, गर्मी से अंधा हो गया, जिंदगी भर अंधा रहा। वहाँ का रोहतक का थानेदार बूढ़े खान था, उसका भी कत्ल कर दिया। लेकिन उसके बाद खरखोदा के पास असनगढ़ के स्थान पर दलाल जाटों का और दैया जाटों के आपस में लड़ाई हुई, और क्योंकि कोई प्रशासक कोई रहा नहीं, प्रशासन फैल हो गया, अराजकता फैल गई, और तभी कहावत बनी 80 में असनगढ़ बस गया। तो ये इसी तरह से दैया खाप की और जोनी इसके अंदर गठवाला खाप के अंदर भी बहुत बार मतभेद हुए हैं, ऐसा इतिहास कहता है। तो भाइयों, आज ये जाति पाति का दौर है, और जोनी आदमी को कास्टिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जातिवाद में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और यही पैगाम हमारा। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना, और इसे लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।